नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियल एस्टेट कोच प्रसाद आमोणकर और आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो इस बिज़नेस में है नहीं और वो इस बिज़नेस को शुरुआत करना चाहते हैं और उनको पता नहीं है कि कैसे शुरुआत करनी है। काफ़ी सारे लोगों ने, जब मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, बिजनेस पीपल, व्हेन आई मीट देम एंड आई टॉक टू देम, दे वांट टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस, और वो पूछते हैं कि इसको कैसे शुरुआत करते हैं आप, क्या उसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, क्या इंडिया में ऐसा है कि जहाँ पे आपको रजिस्ट्री करनी पड़ती है आप एजेंट होकर के। जैसे काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको लाइसेंस लेना पड़ता है? तो अगर आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है तो करना क्या है? तो मतलब लोग आपको जानेंगे कैसे कि आप रियल एस्टेट एजेंट हो? जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पढ़ाई करता है, फिर उसको MBBS की डिग्री मिल जाती है, वो डॉक्टर बन जाता है। आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो, जो काफ़ी सारा मतलब 4 साल 5 साल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनको वो लाइसेंस मिलता है कि आप अब इंजीनियर बन गए हो, आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर हो। फिर उसके बाद भी वो काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन लेते हैं, फिर वो अपने हर एक स्टेज में अपनी सर्टिफिकेशन लेते रहते हैं। उनको लाइसेंसेस वो अपडेट करते रहते हैं अपनी हर एक बार पढ़ाई करके। लेकिन क्या एक रियल एस्टेट एजेंट पढ़ाई करता है? क्या एक रियल एस्टेट एजेंट को कोई एग्ज़ाम देनी पड़ती है? तो अगर मैं इसको 2 तरीके से समझाऊं तो हाँ भी हो सकता है या ना भी हो सकता है। जैसे मान लो मुझे ये बिज़नेस शुरुआत करना है और मैं नया हूँ, मैं हूँ ही नहीं रियल एस्टेट। अब मान लो कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ ही नहीं और मुझे बिज़नेस शुरुआत करनी है। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक प्रॉपर्टी दे दी, बोला कि ये मेरा अपार्टमेंट है, इसको बेच दो। मैंने क्या किया, मैंने इसको मार्केट में डाल दिया। मैंने रेफरेंस से इधर उधर करके 1 आध महीने, 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने, जो भी टाइम लगा उस प्रॉपर्टी को बेचने में, मुझे लगा 5-6 महीने के बाद मुझे एक क्लाइंट मिल गया और अब मैं उसको बेच सकता हूँ। तो मैंने मेरे दोस्त को बोल दिया, ठीक है, ये आ गया है बायर, अभी चलो इसको बेचते हैं। बायर से टोकन ले लिया, डॉक्यूमेंट चेक कराए और उसके बाद सेल डीड भी हो गई। उसके बीच में लॉयर्स थे, तो लॉयर्स ने अपना सेल डीड का काम कर दिया, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मान लो तो क्या ये सही है? तो ये सही है। अगर आपको एक प्रॉपर्टी मिल गई है, आपने बेच दिया, उसके बाद क्या सही है? पैसा कैसा आपके पास आएगा? तो अगर ये पैसे आपके पास आए हैं तो आपके जो सेलर है उन्होंने आपको कमीशन दे दिया, बायर ने आपको कमीशन दे दिया। मान लीजिए आपको यहाँ से एक 50,000 मिल गया और यहाँ से आपको एक 50,000 मिल गया, या 1 लाख मिल गया, 1 लाख मिल गया, 2 लाख आपको मिल गए। तो जो 1 लाख जो आपको सेलर ने दे दिए, TDS काट के दे दिए होंगे, बायर ने आपको दे दिए, शायद बायर ने भी आपको TDS काट के दे दिए होंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज, क्योंकि वो कमीशन जो है वो TDS में आ जाता है। इसमें आपका पेमेंट कट गया TDS का, तो आप नोटिफाई हो जाते हो कि आपको ये पेमेंट मिल गया और आपने उसका TDS पे किया। तो जब आप अपना ITR फाइल करोगे, तब ITR फाइल करने के टाइम पे आपको ये इनकम दिखानी पड़ेगी जहाँ से आपको बायर और सेलर से मिली है। तो अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई प्रोफेशन में भी हो, तो भी आपको आपके अकाउंटेंट से बात करके, आपके CA से बात करके बताना पड़ेगा कि ये मुझे फलाना अमाउंट कमीशन से आया है। तो ठीक है, जब तक आप उसको लीगली करते हो, आप कोई इनकम आप करते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो, अगर उसकी लाइसेंस लेनी नहीं पड़ती है आपको, तो वो लीगल है, बराबर। इसमें हम लोग और डिटेल में बात कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने कहा नहीं, वो इसलिए कहा क्योंकि ये एक बार में हो जाएगा। आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, आपने कोई लाइसेंस नहीं लिया है, तो ये एक बार में हो जाएगा, हर बार नहीं होगा। 4 महीने 5 महीने, बिकॉज आप एक पार्ट टाइमर हो, आप फ्रीलांसर हो, किसी ने आपको प्रॉपर्टी बता दी, आपने बेच दी, हो गया। लेकिन अगर आप इसको एक बिजनेस, एक फुल फ्लेजेड बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको उसको एक प्रॉपर लीगल तरीके से लेके जाना पड़ेगा। भले आपको शायद एक कंपनी भी फॉर्म करने पड़े, मे बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, आप अपनी वाइफ के साथ या आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ मिलके बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। आप उसको प्रोप्राइटरशिप के जैसे भी कर सकते हो। जैसे अगर आप एक कोई बिजनेस कर रहे हो और आपकी इनकम जो आ रही है एज अ ओनर आ रही है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी नहीं है, लेकिन अगर आप एक कोई बिजनेसमैन हो जहाँ पे आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो और वहाँ पे आपको एक इनकम आ रही है एक सोर्स से, आप कोई एक फलानी चीज़ बेच रहे हो, मान लो आप बल्ब बेच रहे हो, बल्ब बेचने के बाद आपकी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है, लेकिन आप हो प्रोप्राइटर। भले आपका कंपनी का नाम हो सकता है सूर्या एंटरप्राइजेस, भले आप बल्ब बेच रहे हो, लेकिन है तो आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी। तो जब आप कोई रियल एस्टेट बिजनेस शुरुआत करते हो और अगर वो बिजनेस आपने ये सूर्या एंटरप्राइजेस में डाल दिया,
तो क्या होगा, आपको जो भी इनकम आएगा वो भी प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से आएगा, जो भी आपका इनकम टैक्स लगेगा वो भी आपका एज अ प्रोप्राइटर, एज अ ओनर लगेगा, डायरेक्ट आपको टैक्स लगेगा उस पर। लेकिन अगर आपने कोई दूसरी रियल एस्टेट कंपनी खोल दी जहाँ पे आप अगर नए अपार्टमेंट्स बेच रहे हो या फिर नए डिवाइडेड सब डिवाइडेड प्लॉट्स बेच रहे हो और अगर वो डायरेक्ट बिल्डर से आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेरा रजिस्टर करना ही पड़ेगा। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ये जो एक्ट है ना, ये इसलिए आया था क्योंकि क्या हो रहा था पहले कि काफ़ी सारे जो बिल्डर हैं, देखो मान लो कि आप 20-25 साल की उम्र के हो, आपको जॉब लग गई है और आपको अभी एक अपार्टमेंट लेना है, तो आप एक बिल्डर के पास चले गए, आपने देखे काफ़ी सारे ऑप्शन देखे, एक बिल्डर के पास चले गए और आपने बिल्डर को कहा ठीक है मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, आपके कॉलोनी में मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ले लूँगा। बिल्डर ने आपको बोल दिया हाँ मैं आपको अपार्टमेंट दूंगा, फिर मैं आपको वो इटालियन मार्बल टाइल्स डाल दूंगा, फिर आपको मैं कॉलर का फिटिंग्स करा दूंगा, फिर सारे जो स्पेसिफिकेशन है आपको टॉप क्वालिटी के दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान हमें बता रहा है कि हाँ मैं ये तुमको सब दे रहा हूँ, इसी प्राइस पे आपको मैं सब कुछ दे रहा हूँ। तो ऐसा शायद हो सकता है कि आपको ये सब क्वालिटीज़, ये सब स्पेसिफिकेशन जो आपको पहले बताए थे वो बाद में जब आपको डिलीवरी मिल रही है अपार्टमेंट की मिले या फिर डिग्रेडेड मिले। जो हमें कॉलर बताया था शायद आपको उसके लो क्वालिटी का मिले, या फिर आपको इटालियन मार्बल बोला था आपको सिरेमिक टाइल फिटिंग वाले मिल गए, जो भी फिटिंग थी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग थी, आपको सब स्टैंडर्ड की मिल गई। तब आप क्या करोगे, आपके पास एक ही अग्रीमेंट रहता है बिटवीन बायर एंड द बिल्डर, एक अग्रीमेंट रहता है जिसमें अमाउंट लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कब आपकी डिलीवरी होगी, स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ये सब लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी क्लैरिटी होती नहीं है अग्रीमेंट्स में। तो इसीलिए क्या हुआ कि रेरा जब आया तो रेरा के हिसाब से जो आपका जो स्टैंडर्ड अग्रीमेंट ऑफ सेल होता है बिल्डर के साथ, उसमें सारा कुछ लिखा होता है। रेरा के हिसाब से जब भी आप कोई प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर की हो या फिर 8 फ्लैट्स के ऊपर हो, तब आपको बिल्डर को भी रेरा रजिस्टर करना पड़ता है। रेरा के ऊपर मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा इन डिटेल। लेकिन बोलने की बात यह है कि अगर कोई प्लॉट है 500 के ऊपर है या फिर 8 अपार्टमेंट्स के ऊपर है, तो बिल्डर को भी रेरा रजिस्टर करना पड़ता है। और उसने रेरा रजिस्टर किया तो वहाँ पे भी जो भी अमाउंट उसको बायर से मिलता है उसे वो एक काइंड ऑफ, मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो एक एस्क्रो अकाउंट में रखना पड़ता है। जितना भी पैसा उसे कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए उसे उसमें से ही निकालने पड़ते हैं। तो पहले वो क्या करता था, पहले लोगों के पैसे लेके घुमाता था, अभी वो नहीं घुमा सकता, उसको उसी प्रोजेक्ट में डालने हैं। इसीलिए उसका फ़ायदा डायरेक्ट कस्टमर को होता है क्योंकि उसके टाइमली डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो एज अ रियल एस्टेट एजेंट जब आप यही रेरा का जो प्रोजेक्ट है अगर किसी को बेचने जा रहे हो, किसी को मार्केटिंग भी कर रहे हो, तब भी आपको रेरा रजिस्टर होना पड़ेगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बता दिया, एक ब्रोशर है आपके पास जिसमें रेरा नंबर है, लेकिन आप रेरा रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप उसे बेच नहीं सकते। अगर किसी को ये पता चल गया तो आपके ऊपर केस फाइल भी हो सकती है। इट्स नॉट लीगल टू सेल प्राइमरी प्रॉपर्टीज विदाउट गेटिंग रेरा रजिस्टर। बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए काफ़ी सारे लोग जो है ना उसको एक बिजनेस करके भी कर रहे हैं, रेरा रजिस्ट्री कराते हैं, वो 20-25 हज़ार का पैसा लेते हैं। ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाके आपकी डिटेल्स डालने हैं, उसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ITR जो भी वहाँ पे मांगे आपको सबमिट करना है। वहाँ से आपको 1 महीने के अंदर रेरा नंबर आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, आपको कोई 20-25 हज़ार नहीं देने, 10 हज़ार की फ़ीस होती है, 1 लाख की फ़ीस होती है अगर कंपनी है तो। बाकी सारे स्टेट्स में अलग अलग फ़ीस होती है, हर एक जगह पे अलग फ़ीस होती है क्योंकि उस लोकेलिटी के हिसाब से, उस मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से वहाँ पे वो रेट्स है। उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होती है, उसके बाद आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। तो अगर आपको प्राइमरी मार्केट, जो मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट मतलब नया अपार्टमेंट, नए फ्लैट्स, नए प्लॉट, और रीसेल अपार्टमेंट, सेकेंडरी मार्केट मतलब रीसेल अपार्टमेंट, रीसेल प्लॉट्स। तो अगर आप ये नई चीज़ कर रहे हो, और कोई भी जब नया बंदा आता है रियल एस्टेट मार्केट में, वो हमेशा बोलता है कि मुझे एक नया अपार्टमेंट बेचना है, मुझे बिल्डर के साथ कोलैबोरेट करना है, तो आपको रेरा रजिस्टर होना पड़ेगा। रेरा से क्या हो गया कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत देते हो और अगर आपको बिल्डर से गलत इन्फॉर्मेशन आ गई और आपने एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन बायर को पास कर दी, तो आपके ऊपर भी पेनल्टी आ सकती है। तो ये बहुत ईजी नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे आप आराम से छूट जाओगे। अगर आप कोई भी डेटा भेज रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, उसमें अगर आपका रेरा नंबर नहीं है और आपने मिस प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है, जो भी फैक्ट्स था उसको आपने मैनिपुलेट करके भेजा है, मतलब आपने ऐसा किया है कि 2024 साल में आपको ये अपार्टमेंट मिल जाएगा,
जबकि बिल्डर बोल रहा है कि 2025 में मिलेगा। आपकी गलती है। जस्ट बिकॉज यू वांट बिजनेस, डोंट डू दैट। बस आपको बिजनेस चाहिए इसीलिए आप कुछ भी कमिट मत करो, ज़रूरत नहीं है। जिसको लेना है वो ले ही लेगा। आपके ऊपर आप ये मतलब मैं बोल सकता हूँ आफत एक्चुअली, क्योंकि जो पेनल्टी होती है बिल्डर के लिए और एजेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। जितना आप कमाओगे नहीं उतना आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। मैं बार बार नहीं बताना चाहूँगा ये पेनल्टी के बारे में। घबराहट सी होती है, मतलब एक स्ट्रेस आ जाता है, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डेंजरस है। सिंपल बात है, अपना रूल फॉलो करो, आप रेरा रजिस्टर हो जाओ। कोई भी प्रोजेक्ट है उसको ठीक से मार्केट करो, जो बिल्डर आप सिलेक्ट करो। देखो क्या होता है, जब कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ बताती है आपको ये फलाने प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको क्या लगता है कि उसके वजह से क्या सब लोग रूल फॉलो करते हैं? हेलमेट डालने का तो रूल है ही ना, लेकिन क्या सब लोग हेलमेट डालते हैं क्या? तो वो तो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन करते नहीं है ना लोग। तो अगर रेरा रजिस्टर भी हो गया बिल्डर और उसने डिफ़ॉल्ट, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है तो डिफ़ॉल्ट हो भी सकता है। तो अगर वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है तो आप भी डिफ़ॉल्ट कर लोगे, करेक्ट? तो अगर आप डिफ़ॉल्ट कर लोगे तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो आपकी जवाबदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फिर भी जो भी रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर है उसमें से भी आप चूज़ करो कि किसके साथ काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल बॉयल डाउन टू द इंटेंट ऑफ दैट बिल्डर। भले वो बिल्डर रेरा रजिस्टर्ड है, ये फलाने ना टोटल मतलब वो वैल्यूएशन है 500 करोड़ की वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की विद बिल्टअप, और वो 2025 साल में 2025 में आपको डिलीवरी दे देगा, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो शायद वो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस है, तो फिर आप उसमें फंस जाओगे। तो आप रेरा रजिस्टर होने के बावजूद भी यू चूज़ योर बिल्डर्स, जो आपका जो वेंडर है, जो प्रोमोटर है, उसको अच्छे से चूज़ करो। उसमें ये भी होता है ना, जब भी आपको जेवी में आते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट, किसी की ज़मीन है और वो ज़मीन निकाल के बिल्डर को दे देता है, बिल्डर बाद में उसके ऊपर बनाता है और फिर बेचता है, वो भी रेरा रजिस्टर्ड होता है। जो डेवलपर है और जो वेंडर है, मतलब ज़मीन का जो मालिक है, वो भी रेरा में आ जाता है। भले वो बना कुछ नहीं रहा है, उसकी खाली ज़मीन है, बना तो बिल्डर रहा है, लेकिन अगर बिल्डर डिफ़ॉल्ट किया तो ऑल दैट थिंग विल पास ऑन टू द लैंड ओनर एज वेल। तो एज अ लैंड ओनर व्हेन यू आर गिविंग योर प्रॉपर्टी टू समबडी इन द मार्केट फॉर डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट, तब आपको भी सोचना चाहिए आपको दे किसको रहे हो। अल्टीमेटली इट विल ऑल बॉयल डाउन टू इंटेंट ऑफ द पर्सन। उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे काम किया है, पहले कैसे काम किया है, अब कैसे काम कर रहा है, कितना डिलीवरी होगा। कुछ कंपनीज में तो ऐसा भी हुआ है कि देयर आर सम डेवलपर्स हु आर नो मोर टुडे बट द कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे लोगों से काम करो जिसमें एक जो काम है वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड ना हो, एक उनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो। क्योंकि अगर ये आदमी रहा नहीं, जॉब भी छोड़ के चला गया, प्रोमोटर भी चेंज हो गया, कंपनी के डायरेक्टर्स चेंज हो गए, फिर भी कंपनी डिलीवर करेगी। क्योंकि क्या है ना, जस्ट बिकॉज आपको एक सेल हो रही है, अच्छा कमीशन आ रहा है, लेकिन आप अपना फ्यूचर ख़राब मत करो, सिंपल बात है। तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि रेरा रजिस्टर होना है नहीं है, कर लो ना। अगर आपके विजिटिंग कार्ड में, बिजनेस कार्ड में अगर रेरा नंबर आता है तो कितनी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। भले आप प्राइमरी मार्केट में ना हो, अगर आप लैंड बेच रहे हो, प्लॉट अपार्टमेंट बेच रहे हो, जो रेरा रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका वो नंबर है तो एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हाँ, जो भी आप काम करते हो एक ऑनेस्टी से काम करते हो, लीगली एथिकली विद इंटीग्रिटी आप काम करते हो। तो रेरा। दूसरा क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं इसको शुरुआत कैसी करनी चाहिए बिजनेस की। आप कोई एसोसिएशन में ज्वाइन होते हो, वो एसोसिएशन एक नेशनल एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड होता है, तब भी वहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। लोग पूछते हैं ना क्या करना है, इजी तो है, ये अपार्टमेंट है इसको बेचना है, ये प्लॉट है इसको बेचना है, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्रेडिबिलिटी के लिए आपको इन सारी चीज़ों की यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में चाहिए पर्सनली मैं आपको सब बता दूंगा, क्योंकि मैं वीडियोस पे नहीं बता पाऊंगा आपको। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप क्या नेटवर्किंग कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं आपको उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दूंगा। वहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट की जाती है रियल एस्टेट की, जिसमें आपको मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपको मार्क्स आप फेल हो गए तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाते हो, ऐसा भी है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल, जब आपके कमेंट्स आएंगे तो आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हर एक बंदा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाना या नहीं जाना चाहता है। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आपको क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है अपनी, तो आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा।
एक तो आपका खुद का, अगर आप एक बिजनेस बड़ा कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आप उसको जीएसटी नंबर भी ले लो, ताकि क्या होगा, जब कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो या फिर बिल्डर की प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो वहाँ से जीएसटी आप जीएसटी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि बिल्डर तो आपको जीएसटी पेमेंट कर देगा। अगर आपका कमीशन बनता है 2 लाख के ऊपर 18%, 36,000, दैट इज ओवर एंड अबाउ योर कमीशन। वो कमीशन आपके ब्रोकर, वो जो जीएसटी है वो आपके कमीशन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिल्डर को भी वो सेट ऑफ मिल जाता है, करेक्ट। तो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स जीएसटी के ऊपर आप अपने अकाउंटेंट से भी बात कर सकते हो कि आपको अभी लेना है या फिर 1-2 साल वेट करना है, आपका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख हो रहा है तब आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना है। और कुछ तो कंपनी ऐसी है कि बिना जीएसटी के साथ आपके काम भी नहीं करेगी, क्योंकि उनका होता है, उनका वेंडर हमेशा उनको जीएसटी नंबर के साथ रहना चाहिए। हमारा जीएसटी नंबर है तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं, हम अपना बिल भेजते हैं, जीएसटी नंबर डालते हैं, कस्टमर हमको दे देता है, सिंपल बात है। तो अगर आपको एक क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है तो आपको लाइसेंसिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, रेरा रजिस्टर होना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, बन जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं किया तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी बिजनेस होगा, छोटा सा बन जाएगा। लेकिन बड़ा करना है तो बड़ी सोच रखनी चाहिए। बड़ी सोच रखने के साथ आपको इंटेग्रिटी, एथिक्स के साथ काम करना पड़ेगा। और आपकी मेन चीज़, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जो लोग आपका बिजनेस कार्ड देखेंगे या फिर आपका प्रोफाइल व्हाट्सएप पे देखेंगे या फेसबुक पे देखेंगे, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के ब्रांड होंगे, वहाँ पे रेरा का नंबर होगा। तो आप सोचो, जब आप किसी का बिजनेस कार्ड लेते हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हो तो आपको पता है कि ये बंदा शायद मोटा मोटी 75-80% ठीक होगा और इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। जब आप भी कोलैबोरेशन के बारे में सोचोगे तब भी आप उसका बिजनेस कार्ड देखोगे या फिर उसकी प्रोफाइल देखोगे, ढूंढोगे, ड्यू डिलिजेंस करोगे, क्या इससे साथ मैं काम करूँ या ना करूँ। तो ये सवाल का जवाब था कि हमें क्या करना चाहिए जब आप रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं। क्या हमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंसिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको क्लियर कर दी। और ऐसे सारे सवालों के मैं जवाब देता रहता हूं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमको कि आपको और क्या सुनना पसंद है। हम और वीडियोज़ लेके आएंगे। और शेयर कीजिए उस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमें हौसला मिलता है। ये सारे वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम जितनी भी हमारे पास नॉलेज है इतने सालों की, हम पास ऑन करें, अपने साथ लेके ना जाए, इसको पास ऑन करते रहे ताकि अच्छे रियल एस्टेट एजेंट्स मार्केट में बनते रहे। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।